नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक की, पूर्व नौकरशाहों की पीएम को चिट्ठी की, जानेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्यों उठाए मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल, गुजरात में समय से पहले क्यों चुनाव चाहती है बीजेपी, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बड़े दाव की, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उठते सवालों की और बुलेटिन के आखिर में बात देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र से सवालों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी ने औपचारिक रूप से सक्रिय राजनीति से संन्यास का किया ऐलान, कहा कि कांग्रेस ही बीजेपी को हराएगी। 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हटाने के लिए विपक्ष को कांग्रेस का साथ जरूरी। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत, आरजेडी के बाद अब जेडीयू की पटना में 28 अप्रैल को इफ्तार पार्टी, तेजस्वी यादव सहित आरजेडी के तमाम नेताओं को भेजा गया न्योता, नीतीश और तेजस्वी की हो सकती है मुलाकात। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया दावा, मोदी राज में किसानों की आय में 10 गुने का हुआ है इजाफा। किसान संगठनों ने कृषि मंत्री के दावे पर उठाए सवाल, हाल ही में आई एक रिपोर्ट में किसानों की आय में कमी का किया गया था दावा। शेयर बाजार में रही गिरावट, सेंसेक्स 537 अंकों की गिरावट के साथ 56,819 अंक पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 162 अंकों की गिरावट के साथ 17,038 अंक पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच पीएम मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने महंगाई के लिए अपनी जगह राज्यों को जिम्मेदार बताने की कोशिश की, खासकर उन राज्यों को जहां सरकार गैर बीजेपी दलों की है। लेकिन पीएम का आरोप अब उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। मोदी राज में हर चीज के दाम पहले से 4 गुना ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इस महंगाई के लिए पीएम मोदी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों को जिम्मेदार माना है। पीएम मोदी ने आज 7 राज्यों से लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करने को कहा है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के दौरान पीएम मोदी ने ये बात कही, लेकिन अब पीएम मोदी अपने ही इस बयान पर बैकफुट पर आ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 26 लाख करोड़ रुपए कमाए, लेकिन इसे राज्य के साथ साझा नहीं किया। उन्होंने कहा, आपने राज्यों को समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया, फिर आप राज्यों से वैट को और कम करने के लिए कहते हैं। उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करना चाहिए और फिर दूसरों से वैट कम करने के लिए कहना चाहिए। आपको बता दें कि राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। केंद्र ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए की कटौती की घोषणा की थी। राज्यों से ईंधन पर वैट घटाने की भी घोषणा करने को कहा था। प्रधानमंत्री ने आज राज्यों के नाम लेकर कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी वजह से केंद्र सरकार की बात नहीं मानी और उन राज्यों के नागरिकों पर बोझ बना हुआ है। अब इसको लेकर विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर है। उधर टीएमसी ने भी जीएसटी को लेकर पीएम मोदी को घेरा है। टीएमसी ने कहा है कि राज्यों को उनका जीएसटी का हिस्सा क्यों नहीं दे रही है मोदी सरकार। फिलहाल पीएम मोदी अपने ही बयान पर फंसते नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार डीजल पेट्रोल पर वैट के रूप में 8 साल में 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली कर चुकी है और राहत देने के लिए राज्यों को आगे कर रही है। केंद्र की नीतियों से गैर बीजेपी सरकारें ही परेशान नहीं है, आम जनता भी परेशान है। खास तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर 100 पूर्व नौकरशाहों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। तो क्या है इस पत्र में खास, देखिए ये रिपोर्ट। पहले सभी थे एक दूसरे के भाई, तो आखिर नफरत कहां से आई? पहले खिलते थे हर धर्म के रंग, वो शांति क्यों हुई भंग? देश में बढ़ती नफरत को लेकर न केवल आम लोग परेशान हैं, बल्कि बड़े पदों पर बैठे लोग भी परेशान हैं। कभी मंदिर तो कभी मस्जिद की अजान तो कभी हनुमान। इन सब घटनाओं ने तनाव को इस हद तक बढ़ा दिया जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत के 100 पूर्व अधिकारियों को प्रधानमंत्री को खत लिखकर उसको खत्म करने की अपील करनी पड़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस नफरत से देश तबाह हो रहा है। पूर्व अधिकारियों ने पीएम मोदी को इस उम्मीद के साथ पत्र लिखा है कि वो बीजेपी के नियंत्रण वाली सरकारों से नफरत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान करेंगे। एक खुले पत्र में लिखा गया है कि हम देश में नफरत से भरे विनाश के हालात देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न सिर्फ मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, बल्कि खुद संविधान भी है। पत्र में लिखा है कि जिस तरह लगातार हमारे संस्थापकों
लोगों द्वारा बनाई गई संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, वो हमें बोलने और अपनी नाराजगी व दुख व्यक्त करने के लिए मजबूर करता है। पिछले कुछ वर्षों और महीनों में कई राज्यों असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ नफरत की हिंसा में वृद्धि हुई है। पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि उनका मानना है कि खतरा अभूतपूर्व है और दांव पर सिर्फ संवैधानिक नैतिकता और आचरण नहीं है, बल्कि हमारे बेजोड़ सामाजिक ताने बाने के फटने की भी आशंका है। ये सामाजिक ताना बाना हमारी अनूठी विरासत है, जिसे संरक्षित करने के लिए संविधान को इतने मनोयोग से डिजाइन किया गया है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टी.के. नायर शामिल हैं। देखना होगा कि मोदी सरकार पर इस खत का कोई असर पड़ता है या नहीं। देश में बढ़ती सांप्रदायिकता को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में भारत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां भारत से अपना कारोबार समेट रही हैं, लेकिन मोदी सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीति से पीछे हटती नहीं दिख रही है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। क्या कहा है कांग्रेस सांसद ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 2014 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने जनता से बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे, लेकिन 2022 तक आते आते देश के हालात काफी खराब हो गए। ऐसे में विपक्ष तो लगातार सरकार को घेरता रहता है, साथ ही सरकार से सवाल भी करता है, लेकिन सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। देश में एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी से जनता पहले ही त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ मोदी राज में कई कंपनियां भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। अब इसी मुद्दे पर चिंता जताते हुए वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत से कुछ वैश्विक ब्रांड्स के बाहर जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत में जो कंपनियां काम कर रही थी वो बाहर चली गई हैं। 7 वैश्विक ब्रांड, 9 फैक्ट्रियां, 649 डीलरशिप, 84,000 नौकरियां। मोदी जी, हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं चल सकते। इसके बजाय भारत के विनाशकारी बेरोजगारी संकट पर ध्यान केंद्रित करने का समय। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ट्विटर पर 7 वैश्विक ब्रांड्स को दिखाते हुए एक तस्वीर साझा की, जिसमें साल 2017 में शेवरले, 2018 में मैन ट्रक्स, 2019 में फिएट और यूनाइटेड मोटर्स, 2020 में हार्ले डेविडसन, 2021 में फोर्ड और 2022 में डेटसन जैसी कंपनियां दिखाई गई हैं, जो अब देश से बाहर चली गई, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका है। इस तरह से बड़े ब्रांड्स का भारत से बाहर जाना देश में रोजगार के लिए बड़ा संकट है, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर उसे घेर रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने देश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। 75 सालों में मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। अब विपक्ष तो सरकार को आगाह कर अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार कब जाकर देश हित में काम करेगी, इसे देखना होगा। विपक्ष देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है, तो पीएम मोदी का ध्यान इस समय गुजरात विधानसभा चुनावों में लगा हुआ है। पीएम लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, जबकि चुनाव होने में अभी 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। पीएम मोदी और बीजेपी की राज्य में तेज हुई सक्रियता से संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। तो आखिर समय से पहले क्यों चुनाव चाहती है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात की सत्ता पर भले ही 2.5 दशक से बीजेपी राज कर रही हो, लेकिन अब उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है, जबकि विपक्षी दल इस राज्य में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। खासकर कांग्रेस का जनाधार बढ़ता नजर आ रहा है। पार्टी राज्य के सभी जिलों में चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरने को तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल में 2 बार अलग अलग दौरे किए हैं। वो अपनी पार्टी से कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए और राज्य के हर जिले में आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है और वो साम दाम दंड भेद के जरिए अपना गढ़ बचाना चाहती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी राज्य में जल्द चुनाव करवा सकती है। विपक्ष के बढ़ते दबदबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
राज्य में हो रहे लगातार दौरों को देखते हुए कई राजनीतिक विश्लेषकों को लग रहा है कि इस बार शायद जल्दी चुनाव हो सकते हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं के राज्य के हुए दौरों ने जल्द चुनाव कराने की अटकलों को मजबूत किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब वक्त से पहले चुनावी बिगुल बजा हो। 1960 में नया राज्य बनने के बाद गुजरात में अब तक 3 बार ऐसा हो चुका है। राज्य में समय से पहले चुनाव 1975 में हुए थे, दूसरी बार 1998 में और आखिरी बार 2002 में तय समय से पहले चुनाव हुए थे। इनमें सबसे विवादित 2002 का चुनाव था। गोधरा कांड के बाद विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से 8 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। जो चुनाव अप्रैल 2003 में होने थे वो गुजरात सरकार और चुनाव आयोग के बीच वाद विवाद के बाद दिसंबर 2002 में हुए। उन चुनावों में बीजेपी को 12 सीटों का फायदा हुआ था और उसने कुल 127 सीटें जीत ली थी। इसी इतिहास को दोहराने के लिए बीजेपी जल्द चुनाव करवाना चाहती है, लेकिन ये चुनाव पार्टी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में 99 के फेर में फंसी बीजेपी के सामने कड़ी चुनौतियां हैं। जहां उसे पार्टी छिड़ी बगावत को खत्म करना है तो वहीं विपक्ष का सामना करना है। अब देखना होगा कि पार्टी इस दोहरी चुनौती को कैसे पार करती है। विपक्ष तेजी से मजबूत होता दिख रहा है। कांग्रेस के साथ ही आप ने भी बीजेपी की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद मजबूत है, तो शहरों में बीजेपी को आप से खतरा पैदा हो गया है। बीजेपी के लिए गुजरात में ही मुश्किल बढ़ती नहीं दिख रही है, हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव गुजरात के साथ ही होने हैं। यहाँ कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। इन चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए राज्य इकाई में बड़े फेरबदल कर दिए हैं। सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी प्रतिभा वीरभद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश का 32वां अध्यक्ष बनाया गया है। नए अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सुखविंदर सुक्खू को चुनाव प्रचार कमेटी की कमान सौंपी गई है। मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। विधायक हर्षवर्धन चौहान को उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। विधायक जगत सिंह नेगी को मुख्य सचेतक की कुर्सी दी गई है। चुनाव के मद्देनजर क्षेत्रीय संतुलन को साधते हुए चंबा से पूर्व मंत्री हर्ष महाजन, कांगड़ा से विधायक पवन काजल, हमीरपुर से विधायक राजेंद्र राणा और सिरमौर से विधायक विनय कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि हाईकमान ये पहले ही तय कर चुका है कि प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को पूरी एकजुटता के साथ लड़ा जाएगा। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की जाएगी। मंडी उपचुनाव में सत्ता पर काबिज बीजेपी को चारों खाने चित करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी सांसद प्रतिभा सिंह के सहारे पार्टी हाईकमान ने सत्ता में वापसी की रणनीति बनाई है। कई विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ही चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष रहे। अब उनके निधन के बाद प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उनके वैचारिक तौर पर प्रतिद्वंदी रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाकर दोनों धड़ों को हाईकमान ने साथ लिया है। सुक्खू को स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य भी चुना गया है। ये कमेटी टिकट तय करती है। पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जिम्मेदारी सौंपने के साथ ठियोग विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने की तैयारी है। राज्य में प्रतिभा वीरभद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। प्रतिभा सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही बीजेपी को भी एक बड़ा संदेश गया है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो हरियाणा में पार्टी ने बदलाव करते हुए उदय भान सिंह को कमान सौंपी है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी की घेराबंदी कर रही है, तो चुनावों से पहले बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग पर ध्रुवीकरण की राजनीति तेज कर रही है। लेकिन बीजेपी सरकार के इस ऐलान पर सवाल उठने लगे हैं। देश में पिछले कुछ वर्षों से किसी न किसी मुद्दे पर अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया जा रहा है। गौरक्षा, लव जिहाद, हिजाब, हलाल मीट और अजान के नाम पर विवाद खड़े कर मुस्लिमों को डराया जा रहा है। यह आरोप अक्सर विपक्षी मोदी सरकार पर लगते रहते हैं और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की चर्चा शुरू हो गई है, जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया कि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूल नहीं है। यह गैर कानूनी है। मुसलमानों को अपने मजहब के मुताबिक जीने का अधिकार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार को बयान जारी किया, जिसमें इसे असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताया गया। साथ ही कहा गया है कि मुस्लिम इसे कबूल नहीं करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा,
संविधान मजहब के हिसाब से जीवन जीने की अनुमति देता है। इसे मौलिक अधिकारों में रखा गया है। रहमानी ने कहा कि समान नागरिक संहिता मुस्लिमों को कबूल नहीं है और सरकार ऐसा करने से बचे। उनका दावा है कि समान नागरिक संहिता की बात बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था से लोगों का ध्यान भटकाने और नफरत फैलाने का एजेंडा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा यूसीसी को एक अच्छी अवधारणा के रूप में सराहे जाने के एक दिन बाद आया है और कहा कि उनकी सरकार इसे लागू करने के लिए तैयार है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि जल्द ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और राज्य में सांप्रदायिक शांति को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा। अमित शाह ने यह भी साफ किया था कि सीएए, अनुच्छेद 370, राम मंदिर और 3 तलाक के बाद अब समान नागरिक संहिता पार्टी के एजेंडे में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी संकेत दिए थे कि प्रदेश सरकार इसे लागू करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में भी इसी मॉडल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि नवंबर 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि यूसीसी अनिवार्य है। ये बात न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की एकल न्यायाधीश पीठ ने कही थी, जो अंतर धार्मिक जोड़ों द्वारा मांगी गई सुरक्षा से संबंधित 17 याचिकाओं के एक बेंच की सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए भय के कारण यूसीसी को विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक नहीं बनाया जा सकता है। गौरतलब कि समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो देश के हर समुदाय पर लागू होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, उसके लिए एक ही कानून होगा। शादी, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति से जुड़े सभी मामलों में एक कानून होगा। धर्म के आधार पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मुस्लिम इसका विरोध करते हैं। मुस्लिमों का कहना है कि उनका कानून कुरान और हदीस पर आधारित है, इसलिए वो इसे ही मानेंगे और उसमें किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात देशद्रोह कानून की। सुप्रीम कोर्ट में आज देशद्रोह कानून को खत्म करने को लेकर सुनवाई हुई। दरअसल 2 अलग-अलग याचिकाओं के तहत इस कानून की वैधता को चुनौती दी गई है। आईपीसी की धारा 124A के तहत इस कानून को देश में लागू किया गया है। इस मामले को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और सेना के पूर्व अधिकारी मेजर जनरल SG बोम्बत-केरे ने याचिका दायर की है। इसके अलावा देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली 2 और याचिका दायर की गई हैं। तो क्या कुछ हुआ अदालत में, देखते हैं ये रिपोर्ट। आजादी के 75 साल बाद भी देशद्रोह कानून जरूरी क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल 15 जुलाई को देशद्रोह कानून की वैधता को लेकर हुई सुनवाई के दौरान पूछा था। देशद्रोह कानून की वैधता को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को देशद्रोह कानून को खत्म करने के लिए दायर याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। विस्तृत सुनवाई के लिए मामले को 5 मई को सूचीबद्ध किया गया है, यानी अब इस मामले पर 5 मई को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार को 5 मई तक अपना जवाब अदालत में दाखिल करना होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की एक पीठ भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाएं सेवानिवृत्त सेना मेजर जनरल SG बोम्बत-केरे और एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले को निपटान के लिए 5 मई तक की मोहलत दी है। पीठ ने कहा कि आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। CJI ने कहा, हम 5 मई को सुनवाई करेंगे, कोई स्थगन नहीं, हम पूरे दिन की सुनवाई करेंगे। 15 जुलाई 2021 को हुई सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने देशद्रोह कानून की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले उपनिवेशिक कानून से की थी। तो क्या अब देश से देशद्रोह का कानून खत्म हो जाएगा? क्योंकि इस कानून की आड़ में सरकार अपनी मनमर्जी भी चला रही थी, जिसको लेकर अब कोर्ट सख्त है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।